See, till now we have completed social security, right? We've completed social security. There were some social security legislations that you wrote in your copy. Those legislations were the Employees Compensation Act 1923, the Payments of Gratuity Act 1972, ESI Act 1948, the Maternity Benefit Act 1961, the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Okay, ये सब सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस है. सोशल सिक्योरिटी क्या होती है ये सब हम लोग लास्ट क्लासेस में देखे. Can you recall while I was teaching you compensation management और compensation management में जहां हम benefits पढ़ा रहे थे आप लोगों को, वहां ये बोले थे कि there are some statutory benefits and there are some non-statutory benefits. Statutory benefits are those benefits which are obligations on the employer. Those benefits must be provided to you by the employer because this is written in the law. And non-statutory benefits are the good to have things which rests on the will and the capacity of employer कि वो क्या देना चाहता है और कितना दे सकता है, ठीक है, पैसा और अपनी other resources के हिसाब से. So I have reserved that part, statutory benefits, for now because अब you are studying that laws. आपको law में बहुत detail नहीं पढ़ना. You just need to know what is gratuity. You just need to know what is PF. You just need to know what is ESI. I will make you relate it with practical examples so that you have a better understanding of the concept. Okay, 3 laws, not that complete act you need to know because there are very many sections and subsections in the acts. You don't need to get into those that much of detail. Today we will start gratuity. You just need to know what is gratuity. Fine. See, you understand what is bakshish? Bakshish समझते हैं आप लोग? क्या होता है bakshish? Just commission. आप खुश होके देते हैं, दिवाली की बख्शिश दे दी, दशहरा की बख्शिश दे दी, वो तो उनका टैलेंट है, ठीक है. लेकिन अगर आप फिर भी ना दें तो वो आप पे केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना. मेरे कहने का ये मतलब था कि वो तो आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला भी ज्यादा ले सकता है और आपको देना ही पड़ जाता है ना. बट अगर आप फिर भी ना दें, आप उससे भी ज्यादा स्किल्ड निकले तो भी वो आपको चार्ज नहीं कर सकता है, राइट. कोई चीज अगर लॉ में लिखी गई है, जैसे कि आपको ये लॉ में मेंशन है कि आपको ट्रैफिक लाइट पे रुकना है अगर वो रेड लाइट है, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट पहनना है, पिलियन राइडर को भी पहनना है. ओके, जब वो हाथ दे रहा है तो आपको रुकना है. इन चीजों का अगर आप डिसओबे करते हैं, can he charge you for that as penalty? Yes, he can charge you for that. लेकिन अगर वैसी कोई चीज जो कानून में नहीं लिखी है और वो भी जानता है कि हो रहा है और आप भी जान रहे हैं कि हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं ना कि सब तो करते हैं. आप अगर सिर्फ आप ही पकड़ाए, आपके आगे 10 लोग पास कर गए और सिर्फ आप ही पकड़ाए, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो भी हेलमेट नहीं लगाया था तो उसका गुड लक. पर आप अगर पकड़े गए तो आप पेनल्टी दीजिए, राइट. ऐसा होता है. Why I'm explaining you this in context of gratuity is कि आप थोड़ा सा gratuity का बैकग्राउंड समझिए कि gratuity पेमेंट कब से शुरू हुई. आप इसको लॉ में पढ़ते हैं ना, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 लिखे है ना क्लास में. यू आर सो ब्लैंक. टेक आउट योर कॉपी सुयश. लिखा हुआ होगा सोशल सिक्योरिटी लेकिन. यस मैम, लिखा हुआ है. लिखा है. You don't even remember the name. My God, such blank. See, why you have written this as
in law, क्योंकि अब ये कानून है, अब ग्रेचुटी का पेमेंट एक कानून है और ग्रेचुटी का पेमेंट देना ही है एम्प्लॉयर को, नहीं तो आप उस पर चार्ज कर सकते हैं. There is some fine, some penalty always written in the end of the law for its non-obeyance. लेकिन एक टाइम पे ग्रेचुटी ऐसे नहीं दी जाती थी. क्या होता था पहले कि there were some large scale industries, जब large scale industries में workers काम करते थे, employees काम करते थे, तो आज के जैसा जॉब स्विच थोड़ी होता था कि 2 साल 3 साल में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए स्विच कर दिए, या इतना प्राइवेटाइजेशन है कि आपके पास भी ऑप्शन है कि आप काम सीखे और दूसरी कंपनी चले गए. नो, मोस्टली द वर्कर्स वर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड दे स्टेड इन इंडस्ट्रीज. दे स्टेड इन इंडस्ट्रीज. ये बहुत ज्यादा जॉब स्विच वगैरह का चलन पिछले 20 सालों में आया जब प्राइवेटाइजेशन फ्लरिश हुआ. तब उसके पहले जो प्राइवेट कंपनीज में भी काम करते थे, बहुत ज्यादा स्विच का सिस्टम नहीं था. ठीक है, जैसे आप देखेंगे कोई नेस्ले में काम कर रहा है तो वो कर ही रहा है, फिर 15 साल 20 साल रिटायर हो गया नेस्ले से. ये ट्रेंड अभी ज्यादा बढ़ गया जॉब स्विच वगैरह का. तो आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ग्रेचुटी का समझिए. What happened that initially some large scale industries they started giving बख्शिश टाइप्स कि आप हमारे यहाँ इतना लंबा काम किए, इतने सालों तक काम किए, इतना लंबा स्टे रहा, तो आई एम काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग योर मेरिटोरियस सर्विस. क्या आपने सर्विस दी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हम खुश होकर के आपको ये पैसा दे रहे हैं. हम खुश होके, लाइक कि हम खुश होकर के पैसा दे रहे हैं. बट क्या होता है कि जब किसी चीज की आदत पड़ गई कि खुश होके लमसम अमाउंट मिलने लगा, तो ये कानून तो था नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट तो था नहीं. फिर जब कुछ इंडस्ट्रीज उसको बंद कर दी कि कभी नहीं दिए वर्कर को किसी कारण से, तो क्या होने लगा? They started revolting कि अब हमको चाहिए, आपने उनको दिया, हमें भी चाहिए. Was it their right? No, it was not their right. Still they revolted. Still they fired cases in court. Still they fired case in court. कि भाई हमें तो पैसा चाहिए. And to your surprise, most court cases were in favor of workers. कि हाँ उनको ग्रेचुटी का पेमेंट दिया जाना चाहिए. ठीक है, ग्रेचुटी ये हुआ. जब आप डोनेशन देते हैं किसी को तो किस भाव से देते हैं? दान देते हैं तो किस भाव से देते हैं? उसको खुश करने के लिए देते हैं? नहीं, आप अपनी संतुष्टि के लिए देते हैं. आपको ऐसा कुछ बोझ उतरा हुआ सा फील होता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया डोनेट करके, लगता है ना. Then the form of gratuity shifted gradually as deferred wages. मतलब deferred wages मतलब उनका ही कुछ बकाया था, तो थोड़ा थोड़ा सा राइट आने लगा इसमें कि उनका ही कुछ बकाया था मेरे पास as an employer, and I'm giving them their money, their deferred wages, for they have worked for so long in my organization and rendered services to me. उसके बाद कुछ सालों बाद ग्रेचुटी स्कीम की तरह काम करने लगा. स्कीम मीन्स एज एन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. बट इतना सब कुछ होने के बाद भी अब किसी स्टेट में ग्रेचुटी का स्कीम से चल रहा है, किसी स्टेट में कोर्ट ऑर्डर से चल रहा है, तो बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी थी ग्रेचुटी के पेमेंट. देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी एंड at some places court cases were also going on. Okay, इनिशियली जब हम लीगल रिकॉग्निशन की बात करते हैं, लीगली इसको कब अपनाया गया, वी कैन से दैट जर्नलिस्ट वर्कर्स जो होते थे उनके लिए, उस कैटेगरी के लिए ग्रेचुटी गॉट इट्स लीगल रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम. देन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पास्ड इट इन 1970. Then Kerala government passed it in 1971. But still the matter is restricted to states, as you can see. Finally, in 1972, the central government, Kendra Sarkar ने ये act, ये कानून पास किया, which is known as the Payment of Gratuity Act 1972.
ठीक है, you will see, you will not be. So in 1972 this became a law passed by central government, which was the Payment of Gratuity Act 1972. Right? This act is applicable to whole of India. जब राज्य सरकार कोई लॉ पास करती है तो वो कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होती है? स्टेट तक, केंद्र, ऑल ओवर इंडिया। पहले जो ये सारी एक्ट्स थी, ये था या और भी जितने एक्ट थे, कॉम्पनसेशन वगैरह सब जो एक्ट था, ये सारे वगैरह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि आपको मालूम है कि वो स्पेशल स्टेटस था और उसका रूल रेगुलेशन अलग है, झंडा अलग है, सब चीज अलग था, वहाँ लॉ नहीं पास होता था, वहाँ पे ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती थी, वहाँ का अपना कानून है। पर अब जब से it has become UT, so these laws are applicable equivalently to those Jammu and Kashmir laws. Fine? आप लिखते जाइए, हम समझाते जाइए. Write down. Payment of Gratuity Act 1972. Act का नाम लिखो. Payment of Gratuity Act 1972. This act came into enforcement on 16 September. This act came into enforcement on 16 September 1972. If you want to log out, Suresh, you can log out. I'll take the screenshot here. Right. In the country, some employers of large scale industry started the tradition of gratuity payment. In the country, some employers of large-scale industry started the tradition of gratuity payment Did you miss something last night? No. Okay. Gratuity payment to recognize the meritorious service, of workers. Meritorious service, meritorious service of workers. Full stop. Then after, it started on the basis of scheme agreement. Then after, it started on the basis of scheme agreement. Comma, scheme agreement, scheme, SCHEAM, scheme agreement. मैम इस लाइन को रिपीट कीजिए. मिस किया क्या? जस्ट हम देन आफ्टर के बाद. हाँ से बताइए. Then after started. Then after the payments of gratuity started. Then after the payment of gratuity started on the basis of scheme agreement. On the basis of scheme agreement. Comma, court order.
court order, court, COURT, court order in other industrial organizations. In other industrial organizations. The payments of gratuity, the payment of gratuity got uniformity. The payment of gratuity got uniformity when in 1972 uniformity when in 1972 the central government passed the law. The central government passed the law. Inverted comma डाल के लिखिए, the Payment of Gratuity Act 1972. The Payment of Gratuity Act 1972. ठीक है, अब ये बताइए, अभी तो बताया आपने कि कोई एक्ट जब स्टेट गवर्नमेंट पास करती है तो वो कहाँ तक सीमित होती है? इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट स्टेट. जैसे बिहार के लिए बोलिए, अगर बिहार में एक लॉ है जो राज्य सरकार ने पास किया है, बिहार शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1953. ठीक है, उसमें ये सारे प्रोविजंस हैं कि शॉप्स कितने बजे तक खुले रह सकते, सुबह कितने बजे खुल सकते हैं, रात में कितने बजे के बाद खुलना अलाउड नहीं है, रेस्टोरेंट्स के लिए थोड़ी छूट है क्योंकि वो डाइनिंग है, न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए सब चीज उसमें मेंशन्ड होता है. तो ये बिहार की बाउंड्री के बाहर इसका एग्जिस्टेंस नहीं है. बट व्हेन अ लॉ इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. ओके, देन राइट डाउन इंट्रोडक्शन. Introduction. In introduction, you write. It is passed by central government. It is passed by central government. So it extends to the whole of India. So it extends to the whole of India. Extends मतलब वो फैला रहता है वहां तक. So it extends to the whole of India. किस तरीके का लेजिस्लेशन है ये? किस पे पढ़ रहे हो? सोशल सिक्योरिटी में ना. दिस इज अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. This is a social security legislation. आपको ये लिखना जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे लेजिस्लेशंस होते हैं जो वेलफेयर के होते हैं, जो प्रोटेक्ट लेबर लॉज बताए थे ना एक बार, कितना टाइप का लेजिस्लेशन होता है, वो बस इसलिए बताए थे क्योंकि इसके अलावा भी प्रोटेक्टिव है, वेज से प्रोटेक्टिव है, वर्किंग कंडीशंस रेगुलेशन का एक्ट होता है, तो इसीलिए ये मेंशन करना जरूरी है. नाउ हर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका स्कोप ऑफ उसका दायरा कहाँ तक है, कहाँ कहाँ वो एक्सटेंड होता है, राइट? स्कोप और कवरेज, किस किस जगह पे, किस किस ऑफिस पे, फैक्ट्रीज पे लगेगा कि नहीं, माइंस पे लगेगा कि नहीं, वो एक्ट, ये सब एक्ट में, कानून में मेंशन्ड होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, राइट? स्कोप एंड कवरेज. Scope and coverage. The Act applies in all industrial establishments. The Act applies in all industrial establishments like factories,
mines, plantations, oil field, etc. in the country, etc. in the country. Mines, oil field, mines, khan, mines. What is after mines? Plantations. Plantation देखे हो? चाय पत्ती का बागान देखे हो? रबड़ का बागान, कॉफी का, वही होता है। उसमें भी ये ग्रेचुटी पेमेंट मिलता है, ठीक है? Plantations, all of these. It applies in all those shops and establishments. It applies in all those shops and establishments where at least 10 persons are employed. Where at least 10 persons are employed. यानी कहने का मतलब, हाँ, कम से कम 10 लोग वहां एम्प्लॉयड होने चाहिए, तभी ये एक्ट वहां पे लागू होती है, ठीक है? और एक बार अगर ये एक्ट कहीं लग जाती है, तो फिर अगर एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉयर चाहेगा ना कि वो 10 से कम लोगों को रख करके और फिर नलिफाई कर दे इस बात को, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार लग गया एक्ट तो फिर कम भी हो जाएगा, तो एक्ट को उसको फॉलो करना है, ठीक है? राइट, उसी में लिखो। इट ऑल्सो अप्लाइज इन स्कूल्स, क्लब, ट्रस्ट. इट ऑल्सो अप्लाइज इन schools, club, trust, society, etc. ओके, ये जगह इसका स्कोप एंड कवरेज है ना। ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। ग्रेचुटी सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन है। एक रिटायरमेंट बेनिफिट के तरीके से ओल्ड एज में कुछ लमसम अमाउंट दिया जाता है, पर कब दिया जाता है? हर एक्ट का अपना एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है ना। जैसे ईएसआई में कवर होने के लिए क्या चाहिए? सैलरी अप टू 21,000 होनी चाहिए। 21,000 से ज्यादा है तो वो लोग ईएसआई में कवर नहीं है, ठीक? ग्रेचुटी के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू विल गेट रिमाइंडेड वेरी सून। 5 years of continuous service जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, then you are eligible for the payment of gratuity, which means, and not that you have worked for 4 years and then you went out and switched some company and then you came back and then you worked for 2 years. No, not like that. Okay, 5 years of continuous service. क्योंकि ये लंबे सर्विस के लिए ही ये स्टार्ट हुआ था, कि एक लंबे सर्विस, एक मेरिटोरियस सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे लड़ाई कर करके वर्कर्स ने इसको कानून बनवा दिया, ठीक? बोनस भी वैसा ही था, बोनस को भी कानून उसी तरीके से बनाया गया। So write down. If an employee has completed 5 years of continuous service, then he is, bolo, if an employee has completed 5 years of continuous service, clear? 5 years of continuous service, then he is entitled for gratuity payment. Then he is entitled for gratuity payment. देखो, एक्ट में जब एक्ट पढ़ते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स जो एक्ट में है, हम लोग सब नहीं पढ़ सकते। इवन इफ की
तुम पूरा एक्ट पढ़ने के लिए जाओगे तो उसमें बहुत सारा पेज होता है, कानून कानून है ना। तो देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस ऑल्सो, यानी 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस तो हम बोल रहे हैं, पर ऐसे 2 कंडीशंस हैं जिसमें 5 year के पहले भी आपको ग्रेचुटी का पैसा मिल जाएगा। व्हाट आर दोस कंडीशंस? एम्प्लॉय की डेथ हो गई और वो डिसेबल हो जाए तब, ठीक। सो राइट डाउन, उसी में कंटिन्यू करके लिखिए, such provisions shall not apply such provision shall not apply in case of death. Such provisions shall not apply in case of death and disablement and disablement of employee. Disablement, should I write the spelling? Right. Okay. Death and disablement. अब देखिए क्या क्या कंडीशंस है, ये आपने लिखा कि एलिजिबिलिटी क्या है कि ठीक है आपको ग्रेचुटी मिलेगी, कब मिलेगी? जब आप 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप रिटायरमेंट तक वही हैं, जैसे कि लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो वो वहीं रहते हैं, तो उनको रिटायरमेंट के समय में मिलेगी। अगर वो बीच में नहीं निकालते तो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि आप ग्रेचुटी पेमेंट का पेमेंट हो जाएगा आपको। जैसे रिटायरमेंट के समय में, सपोज कि अगर कोई रिटायरमेंट में नहीं रहता है तो उसको पहले मिल जाएगा। अगर 7 साल काम कर लिया तो 7 साल में मिल जाएगा। राइट डाउन कंडीशंस फॉर ग्रेचुटी पेमेंट। Conditions for gratuity payment. Point number 1, superannuation. Super, write down for super, S-U-P-R, annuation, A-N-N-U-A-T-I-O-N, superannuation, annual से annuation, ठीक है? Superannuation. Second point, voluntary retirement. अगर मैंने जानबूझ करके रिटायरमेंट ले लिया है, वीआरएस सुना है ना स्कीम आप लोगों ने, तो वीआरएस स्कीम, वीआरएस, ओके। वॉलंटरी रिटायरमेंट। थर्ड, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। फोर्थ, डेथ, डेथ। फिफ्थ, डिसेबलमेंट, डिसेबलमेंट। सिक्स, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, कोई बहुत खतरनाक डिजीज हो जाए तो उसमें ग्रेचुटी का पैसा निकाल के अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। क्रोनिक डिजीज। So these are the conditions जिसमें कि ग्रेचुटी का पेमेंट मिलता है। लेकिन क्या वैसे भी कंडीशंस बनते हैं जब आपकी ग्रेचुटी के पेमेंट को रोका जा सकता है? सी, ग्रेचुटी में कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका? नहीं आ रहा है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दिस कंप्लीटली कम्स फ्रॉम होम? Employer. This completely comes from employer. You don't have to contribute a penny for this. But having said this, you also have to keep note of the fact that there are certain conditions when the employer is allowed to forfeit your benefits. वो आपका ग्रेचुटी का पेमेंट रोक सकता है, या तो पूरी तरह से या पार्शियली। ठीक है, क्या कंडीशंस वैसे बनते हैं? राइट डाउन, partially or wholly forfeiture of gratuity. Partially or
wholly feature of tragedy. Partially or wholly co-feature of tragedy. First point. In case of major misconduct, पहले लिख लीजिए टॉपिक. Done writing? ठीक. अब पहला पॉइंट, किस कंडीशंस में आपके ग्रेचुइटी का पेमेंट रोका जा सकता है? फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन. इन केस ऑफ मेजर मिसकंडक्ट, in case of major misconduct, you write down the points first and I'll explain it to you. Second point, moral turpitude. Moral turpitude. Moral turpitude. Damage to employer's property. Damage to employer's property. Next point, riotous or violent behavior. Riot मतलब क्या होता है? तो कॉमन वर्ड है ये एकदम दंगा. ठीक है, चलो तो उसी से डिराइव हुआ एक वर्ड. Riotous or violent behavior. Clear? What is the first point? In case of major misconduct, right? देखिए, there is a decorum, there is a way of going to organization, there is a certain way of behaving in the organization, है ना? आप organization में even there is a proper way of coming to college and going from college. You're coming in uniform. You need to be obedient for the teachers. You need to obey the management staff here. Okay, you need to attend your classes. You need to have your attendance completed. ये छोटी चीजें college के बारे में. But when we talk about employees in an organization, there are some more disciplines. Obviously, say for example, in case of major misconduct, क्या आएगा? Say for example कि this has happened. For example कि you had some altercation with the management. होता रहता है ये. मैनेजर से किसी बात पे बहुत बकझक हो गई किसी एम्प्लॉय की. अगले दिन वो ड्रिंक करके पहुंच गया. ठीक है, and he abused the manager and he did some violent actions in the office and he had some fight with his peer members who were trying to stop him and he created a whole scene in the office. सबसे पहले तो ड्रिंक करके पहुंचना is a there will be a disciplinary action. अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये एम्प्लॉयर को क्या लगता है कि ये माइनर मिसकंडक्ट है कि मेजर मिसकंडक्ट है, कितना बड़ा कांड किया उसने ऑफिस में, दैट इन दैट केस आपका बाकी सारा अगर मान लीजिए कि उस केस में टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉय, जो कि किया जाता है. टीसीएस वगैरह में भी काफी ऐसे केसेस आए जिसमें कि डिसमिस कर दिया जाता है. डिसमिस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टर्मिनेशन, डिसमिस, रिट्रेंचमेंट, डिस्चार्ज, ले ऑफ, ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं. तो मान लीजिए उनको डिसमिस कर दिया गया, ब्लैक लिस्टेड करके हटा दिया गया, तो पीएफ का पैसा तो लीगल राइट है, वो आपको मिल जाएगा. बाकी आपका जितना जो बोनस बाकी बकाया सब मिल जाएगा, पर ग्रेचुइटी रोकी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि एम्प्लॉयर क्या लिख के देता है, किसने मेजर मिसकंडक्ट किया है क्या नहीं किया. ठीक. सेकंड पॉइंट क्या है? अच्छा, moral turpitude. Anyone knows what is the meaning of turpitude? Wicked, बदमाश. अब moral turpitude का क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको लगता है ना कि किसी
मॉरली भी हम कुछ चीजें जज करते हैं कि ये मॉरली सही है, इवन इफ नो वन इज वाचिंग अस, है ना। जैसे जैसे कि हम आप किसी को खाना दे रहे हैं तो आप झूठा करके देंगे क्या, जो आदमी आपको जानता नहीं, इट्स नॉट अबाउट फैमिली मेंबर्स। आप पानी दे रहे हैं, आप झूठा करके देंगे वो पानी? नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको, पर आप नहीं देंगे क्योंकि ये मॉरली आपको पता है कि ये तो गलत चीज है। I gave you a very small example, but you try to understand it in context of employees. देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डेटा सिक्योरिटी पे काम करती हैं। जैसे बहुत सारी आईटी कंपनीज में जब क्रेडिट कार्ड वगैरह की कोडिंग होती है ना, तो इस प्रोग्रामिंग पे जो लोग काम करते हैं उनको बिल्कुल मतलब बाहर लॉकर असाइंड होता है, उस लॉकर में आपको अपना बैग रखना है, लंच बॉक्स, कॉफी, ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है, यहाँ तक कि आपको अपना पेन भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। नो टिश्यू पेपर, नथिंग, not even your pen. You will be given a pen there, and when you are coming back you submit that pen there, ताकि आपके पास से ना कुछ अंदर जाए ना कुछ बाहर। क्रेडिट कार्ड की कोडिंग चल रही है भाई, अगर क्रेडिट कार्ड का कोड मालूम होगा, आई कैन स्टील योर मनी, और फिर उस कंपनी के बारे में सोचिए कि उस कंपनी का कितना नुकसान होगा when the company will come to know कि यहाँ से मेरा डेटा चोरी हो गया। तो ये मॉरली आपको भी समझ में आता है ना कि आप किस पे काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर हमसे क्या काम करवा रहा है, फिर भी आप दिमाग लगा के वो डेटा चोरी करवाते हैं, ये आता है मॉरल टर्पिट्यूड। तो फायर तो आपको कर ही देगा, तो निकाल तो देना ही है उसको, केस भी हो सकता है और ग्रेच्युटी का पैसा भी हो सकता है, ठीक है। मॉरली ये गलत हुआ। देयर आर कंपनीज, जैसे कंपनी का प्लान होता है, उसके लैपटॉप में जब ऊपर के मैनेजमेंट बात करती है या मीटिंग होती है, तो वो प्लान अलग अलग लैपटॉप्स वगैरह पे, जो ऑफिस का लैपटॉप्स होता है वो सब में सेंड किया जाता है, एक मीटिंग कंडक्ट होती है, कंपनी का प्लान है कैसे क्या है, कुछ रिसर्च पेपर है, कुछ एक्सक्लूसिव चीज है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए पेन ड्राइव वगैरह अलाउड नहीं होता है। बट देयर हैव बीन मेनी केसेस शूज के अंदर पेन ड्राइव लेके जाने का, केसेस हुआ है, शू के अंदर वो पेन ड्राइव लेकर के जाता था और लेकर के आता था। जब पकड़ा जाओगे तो फायर तो हो गई, लेकिन ग्रेच्युटी का पैसा भी नहीं, पीएफ वगैरह फाइनल हो जाएगा पर ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर आपके बारे में क्या आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे लिख के देता है, ठीक है। नेक्स्ट, डैमेज टू एम्प्लॉयज प्रॉपर्टी। एम्प्लॉयर की ऑफिस में आप जा रहे हैं, एसी तोड़ते जा रहे हैं, पंखा तोड़ रहे हैं, लैपटॉप तोड़ दिए, आपको गुस्सा आया तो आप कुछ उठा के लैपटॉप पटक दिए, ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, राइटस और वायलेंट बिहेवियर। देखिए, राइटस और वायलेंट बिहेवियर, राइट का मतलब होता है दंगा। क्या होता है कि मैनेजमेंट और स्टाफ में, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में हमेशा ही न किसी बात को लेके टसल होता है। मैनेजमेंट चाहेगा कम पैसा देना, आप चाहेंगे ज्यादा पैसा देना, वो चाहेगा कि जहाँ रिक्वायरमेंट हो वहां आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, आप चाहेंगे कि जहाँ मेरा होम टाउन हो वहां आपको ट्रांसफर करो, वो चाहेगा कि प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दे वो आपको, आप चाहेंगे कि प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मिले हमको। आप एम्प्लॉय की तरफ सोच के देखिए और एक बार एम्प्लॉयर की तरफ सोच के देखिए, तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ग्रीवांस होता रहता है। तो अब उसमें अगर कुछ इशू चल रहा है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में और आप उसमें भड़काने का काम कर रहे हैं, कुछ आपका बिहेवियर ऐसा वायलेंट है जिससे लोगों को उकसाया जा सकता है मैनेजमेंट के खिलाफ और स्ट्राइक वगैरह तक बात पहुंचाई जा सकती है। ऐसे ही होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे भड़काते वो चीज बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिविटीज में अगर आपको देख लिया जाता है कि आप मैनेजमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको चार्ज किया जा सकता है ग्रेच्युटी नहीं देने के लिए, ओके। क्लास 10 हियर, ओके, एक और क्लास लगेगा, विल फिनिश ग्रेच्युटी।